हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एज फाउंडेशन एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को यू से भी दिखाया जा सकता है और ई से भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, जिस भी तरीके से दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार तुम यू से दिखाने लग गए तो यू से ही दिखाना, अगर ई से दिखा रहे तो ई से ही दिखाना। ऐसा नहीं कि कहीं तो यू लिखोगे और कहीं पे लिखोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें पता है इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक क्लोज्ड कंटेनर मान लो, ये कंटेनर है और ये कैसा है? क्लोज्ड है। इसके अंदर क्या है? लेट्स सपोज गैस के पार्टिकल भरे हुए हैं। यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, गैस के पार्टिकल भरे हुए हैं। ठीक है, गैस के पार्टिकल भरे हुए हैं और जो बाहर का टेम्परेचर है ना, लेट्स सपोज वो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब ये बाहर का टेम्परेचर अगर 25 है तो सिस्टम का टेम्परेचर भी कितना होगा मेरा? 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि दोनों किस में रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझो। अब क्या होती है इंटरनल एनर्जी? क्या होती है? इस कंटेनर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है ना, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, स्टोर एनर्जी को ही क्या कहा जाता है? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? स्टोर एनर्जी होती है। और स्टोर एनर्जी होती है तो इसका मतलब ये क्या होती है? स्टेट पर डिफाइन हो सकती है। और स्टेट पे डिफाइन हो सकती है तो इसका मतलब ये कैसा है? स्टेट फंक्शन है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझो। तुम्हें पता है किसी इस कंटेनर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर दुनिया में बहुत टाइप की एनर्जी हो सकती है। यू है वो बहुत टाइप की हो सकती है। जैसे मैं बात करूं, यू काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। सही है, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में भी हो सकती है। इंटरनल एनर्जी किसकी फॉर्म में हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में भी हो सकती है। प्लस ये भी तो सारी एनर्जी है ना। और इसके अलावा और कौन सी हो सकती है? रोटेशनल एनर्जी हो सकती है। इसके अलावा कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। मैकेनिकल एनर्जी प्लस प्लस वो आगे वो सारी एनर्जी जो हमें नहीं पता है। तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है? यू दिखाया है, वो बहुत सारी एनर्जी का समेशन होता है। वो बहुत सारी एनर्जीज का क्या होता है? समेशन होता है। तो इसका मतलब बहुत सारी एनर्जी है तो हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी और है, क्योंकि दुनिया में हमें सारे प्रकार की एनर्जी तो पता ही नहीं है। और जब सारे प्रकार की एनर्जी नहीं पता है तो इसका मतलब हमें ना इन सारी एनर्जी को जोड़ के हमें ना टोटल एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये हमने पढ़ लिया था कि हमें ना एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं पता लगाया जा सकता? क्योंकि हमें सारे प्रकार की एनर्जी पता ही नहीं है। और जब तक सारी एनर्जी नहीं पता होगी तो हम उनका समेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब तुम आगे वाली स्लाइड पे देखो इसको। अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। क्या है? जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी का सम। जैसे यू काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस यू पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पीई, पीई का मतलब पोटेंशियल, आर ई का मतलब रोटेशनल एनर्जी, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझो। अब क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी को छोड़ के जो बाकी जितनी भी एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी को छोड़ के जो भी एनर्जी होती है ना, उन सारी एनर्जी को है ना क्या मान लिया जाता है? क्या मान लिया जाता है? या फिर किससे दिखा दिया जाता है? यू नोट से दिखा दिया जाता है। तो यू नोट क्या है? जितनी भी दुनिया में एनर्जी है, कौन सी एनर्जी के अलावा? एक्सेप्ट कौन सी एनर्जी के अलावा? काइनेटिक एनर्जी के अलावा। कौन सी एनर्जी के अलावा? काइनेटिक एनर्जी के अलावा। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी के अलावा जो भी एनर्जी है उसको हम किससे दिखाएंगे? यू नोट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे?
यू नोट से दिखाएंगे। समझ में आ रही बातें? अब सवाल यही होगा कि हमने ना, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये पता नहीं कहाँ से आ जाती है लाइन। हाँ, इसको भी कोशिश करता हूँ साफ करने की। तो ध्यान से समझो। अब सवाल यही होगा कि क्यों इस काइनेटिक एनर्जी को भी यू नोट नहीं लिखा है। पहला सवाल तो यही होगा, पहला क्वेश्चन तो ये होगा। तो पहली बात तो यहाँ से ये बात निकल आएगी कि ये यू है ना, ये क्या हो जाएगा, यू काइनेटिक एनर्जी प्लस यू नोट, और इस यू नोट में काइनेटिक एनर्जी के अलावा जो भी एनर्जी है ना, सारी की सारी एनर्जी काउंट होंगी। तो पहला सवाल यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि तुमने किसको, इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे है ना यू नोट में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, ये अलग क्यों रखी तुमने, ये वाली अलग क्यों रखी है। उसके कारण होते हैं, ध्यान से समझो इस कारण को। यहाँ पे आते हैं कि यही तुमने अलग क्यों रखी और बाकी सभी को इस यू नोट से क्यों दिखाया। इसको हम समझते हैं, ध्यान से समझो। क्या होता है, एक कंटेनर होता है या फिर उसको एक सिस्टम मान लो तुम, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग की बातें होती है थर्मोडायनेमिक्स में। मान लो इसके अंदर गैस के पार्टिकल है, क्या है, गैस के पार्टिकल है। तो ये गैस है, इधर पार्टिकल है। ध्यान से समझना, ये क्रिटिकल पॉइंट है ये। मान लो यहाँ पे जो बाहर टेम्परेचर वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होता है, एक सोर्स होता है एनर्जी का, और अब ये बाहर 25 है तो इसका मतलब अंदर भी कितना होगा, जर्नली 25 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि दोनों सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसका मतलब ये बाहर से जो टेम्परेचर है ना, ये वाली एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर हुई होगी, अंदर हो गई होगी, और अंदर भी कितना टेम्परेचर हो गया होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, जैसे ही अंदर टेम्परेचर हुआ तो जो ये पार्टिकल है ना, ये क्या है, या तो ये एटम हो सकते हैं या फिर ये क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल। तुम बताओ, जैसे इनको बाहर से एनर्जी मिलेगी तो क्या करेंगे, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, गैसियस पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनको तुम पार्टिकल भी लिख सकते हो, पार्टिकल में दोनों काउंट हो सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल भी। ठीक है, एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो बताओ, किसी की एनर्जी बढ़ जाएगी तो मोशन में आने लगता है, नहीं आने लगता है, आंसर यस। तो इसका मतलब मोशन है वो किसका, ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सवाल है कौन सा मोशन होगा, तुम बताओ। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है ना पार्टिकल की, हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं, और डिटरमाइन कर सकते हैं तो इसी वजह से हम ना जो डिटरमाइन कर सकते हैं उसको अलग लिख लेंगे, और जो डिटरमाइन नहीं की जा सकती उनको क्या कर लेंगे, यू नोट की टर्म में लिख देंगे। यही कारण है, यही कारण है कि इसी वजह से मैंने यू है उसमें यू काइनेटिक एनर्जी को अलग रखा है और बाकी सारी एनर्जी को यू नोट से दिखा दिया है। समझ में आ गई बातें, समझ में आया मेरा पॉइंट? ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी बाहर से अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो मोशन में आ जाता है, और मोशन में आ जाता है तो उसका मतलब उस एनर्जी को हम निकाल सकते हैं। अब सवाल है फिर कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ चलना है, और अगली पॉइंट आती है फिर इस यू काइनेटिक एनर्जी को ना निकालेंगे कैसे, इसको हम निकालेंगे कैसे। समझ में आ गई बातें? अब आते हैं अगले पे। इसको कई बार है ना इस तरीके से भी लिखा जाता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं। इसको कैसे, एक मिनट रुक जाओ। हाँ इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, u इज इक्वल टू यू टी प्लस यू नोट, u इज इक्वल टू यू और ब्रैकेट में आ जाएगा टी। इस टी को भी देखेंगे कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो u होगी ना, ये कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये u होगी ये कौन सी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। कौन सी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। तो तुम दोनों तरीके से लिख सकते हो। मैं चीजों को आसान बनाने के लिए इधर वाले पॉइंट को लेके चल रहा हूँ, इस वाले को। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। अब आते हैं कैसे निकाली जाएगी, कैसी, कैसे निकाली जाएगी ये देखते हैं कैसे निकाली जाएगी। तो हमें u काइनेटिक एनर्जी को निकालना है, डिटरमाइन करना है। कैसे निकालेंगे हम, या फिर इसको तुम किससे दिखा सकते हो, किससे दिखा सकते हो, और लिख लो, और करके हम इसे किससे दिखा सकते हैं, u और ब्रैकेट में t भी लिखा जा सकता है। u
काइनेटिक एनर्जी की जगह पे। या तो तुम ये लिख दो या फिर तुम ये लिख दो, दोनों ही बात एक है। इसको हम कैसे निकालेंगे या फिर इसको कैसे निकालेंगे, समझते हैं कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में काउंट होता है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर मैंने अभी शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूँ कि इसके अंदर गैस है, तो इसका मतलब जो ये गोल गोल बना रहा हूँ ये किसके पार्टिकल होंगे, गैसियस पार्टिकल होंगे। क्या होंगे, गैसियस पार्टिकल। और पार्टिकल ये कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ब्रैकेट में लिख दूंगा, ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और तुम बताओ, जैसे ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इन पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी किसकी, ऑफ है, पार्टिकल। तो पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज हो जाएगी तो पार्टिकल किस में आएंगे, मोशंस में आ जाएंगे। तो मोशंस में आ जाएंगे, और मोशन में आ जाएंगे तो इसका मतलब हम वहां से कौन सी एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सवाल है निकालेंगे कैसे। ठीक है, याद रखना जो ये मोशन होते हैं ना, कोई भी पार्टिकल 3 प्रकार के मोशन शो कर सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, 3 प्रकार के मोशन शो करता है। पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा होता है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो पहला हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा होता है बेटा रोटेशनल मोशन। कौन सा होता है, मतलब जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तीसरा हो गया मेरा वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा हो गया है, वाइब्रेशनल मोशन। और जब वाइब्रेशनल मोशन है तो इसका मतलब मेरा मॉलिक्यूल है वो कैसा, क्या हो सकता है, वाइब्रेट हो सकता है। अब इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। पहला करते हैं कवर, ट्रांसलेशनल मोशन को। ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ध्यान से समझो क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास 3 एक्सिस है। एक तुम्हारे पास ये कौन सी एक्सिस है, कोई भी किसी को मान सकता कुछ भी। ये मान लो तुम्हारी वाई एक्सिस है, ये वाली एक्सिस कौन सी, मान लो तुम्हारी एक्स एक्सिस है। और जो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी वो कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी। कौन सी होगी, जेड एक्सिस। तो अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो एज ए से बी पे जा रहा है, अगर कोई पार्टिकल है वो ए से मैं कहाँ पे जा रहा है, बी पे जा रहा है। अगर वो ए से बी इन एक्सिस के थ्रू जा रहा है तो समझ लेना वो वाला मोशन कौन सा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। कौन सा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। कहने का मतलब क्या है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का मोशन कहां से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो पार्टिकल का मोशन होगा उसी को हम कौन सा मोशन कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। समझ में आ रही बातें। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो बताओ, अगर मान लो तुम्हारे पास एक कोई पार्टिकल है, लेट्स सपोज वो क्या है, नियोन है। कौन है, नियोन है। नियोन एक गैस होती है। तो बताओ इस गैस को तुम इधर कितने कितने डायरेक्शन से तुम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, तुम्हें पता है। या तो मैं इसको इधर से इधर लेके जाऊंगा, कौन सी डायरेक्शन के थ्रू, किधर से, अगर मान लो इधर जाना है तो मैं इसको कौन सी डायरेक्शन की मदद से लेके जा सकता हूँ, कौन सी एक्सिस की मदद से लेके जा सकता हूँ, एक्स एक्सिस की मदद से कहां पे पहुंचा सकता हूँ। अब मैंने ये कौन सी थी, मान ली मेरी इनिशियल स्टेट थी, ये इनिशियल से मैं यहाँ पे पहुंचा सकता हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट पर। ये बी वाला कौन सा है, फाइनल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, फाइनल। तो एक्स एक्सिस के थ्रू पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से मुझे यहाँ पे नहीं जाना है तो नई एक्सिस डिफाइन कर लूंगा, और नई एक्सिस डिफाइन कर लूंगा तो लेट्स सपोज इस एक्सिस के थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, मैं इधर पहुंचा सकता हूँ इसको बी तक। अगर मान लो इधर नहीं जाना तो मुझे दूसरी डायरेक्शन में जाना तो एक अलग एक्सिस की मदद से पहुंचा सकता हूँ। तो इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे तीनों एक्सिस की मदद से किसी भी पार्टिकल को लेके जाया जा सकता है। तो इसी मोशन को कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आ गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है मुझे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एक्सिस।
ठीक है, तो इसी को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरा होता है हमारा रोटेशनल मोशन। कौन सा होता है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन समझो क्या होता है। पहले मैं डेफिनेशन समझा देता हूं। डेफिनेशन क्या होती है? मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है उसका मोशन हो जाए, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल मोशन करे अबाउट इट्स एक्सिस, अगर कोई एक्सिस के चारों तरफ मोशन करने लग जाए तो समझ लेना उस वाले मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक मान लो तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। कैसा है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैसे बनाते हो तुम? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होएगा? डबल बॉन्ड होएगा। कौन सा बॉन्ड होएगा? डबल। तो मुझे बताओ, मेरे पास अब 3 एक्सिस हैं। कितने एक्सिस हैं? 3 एक्सिस है। तो बताओ क्या तुम इन तीनों एक्सिस में इसका रोटेशन शो कर सकते हो क्या? और करोगे तो फिर कैसे करोगे रोटेशन? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बताओ कैसे करोगे। मान लो तुम्हारे पास ये एक्सिस ले लिया तुमने। ये कौन सा एक्सिस मान लेता हूं मैं? इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूं। तो वाई एक्सिस और इस जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस को इसके बीच में से पास कर दो, बिल्कुल इनके सेंटर में से। दोनों ऑक्सीजन के बीच का सेंटर ये है, जो यहाँ पे मैंने पिन दिखा रखी है ऐसे। तो बताओ इसको मैं इस पे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो बताओ क्या तुम इसको रोटेट करके क्या तुम इधर वाले ऑक्सीजन को इधर और इधर वाले को इधर लेके आ सकते हो या नहीं लेके आ सकते हो? और जो ये रोटेशन किया है ये तुम्हें पता भी लगना चाहिए कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। तो बताओ अगर तुम इस वाले को पकड़ के इधर लेके आओगे और इधर वाले को पकड़ इधर लेके आओगे तो तुम साफ साफ बता सकते हो कि एक्सिस के चारों तरफ है ना इसका रोटेशन हुआ है। तो इसका मतलब क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अबाउट अपनी रोटेशन शो करेगा या नहीं करेगा? आंसर है यस, शो करेगा। ठीक है, अगर मैं इसी को इस एक और एक्सिस डिफाइन कर लेता हूं, मैं इसको क्या मान लेता हूं? मैं एक्स एक्सिस। क्या मान लेता हूं? एक्स एक्सिस। तो बताओ क्या एक्स एक्सिस पे ये रोटेशन शो कर सकता है नहीं कर सकता है? कैसे बनाओगे इसको? बिल्कुल ऐसे ही बना देना। बताओ इधर ऑक्सीजन, इधर कौन सा आएगा? डबल बॉन्ड, और इधर ये। समझ में आ रही बातें? बताओ अगर तुम इसको रोटेट करोगे तो कैसे रोटेट हो जाएगा? ये ऐसे ही रोटेट होगा, ऐसे ही रोटेट हो जाएगा। अगर ये ऐसे ही रोटेट हो रहा है तो बताओ, और जब ये ऐसे ही रोटेट हो रहा है तो बताओ क्या तुम्हें ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अदले बदले होते हुए दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? तो आंसर है ये रोटेट होते हुए नहीं दिखाई देंगे और रोटेट होते नहीं दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या एक्स एक्सिस पर O2 का रोटेशन मेरे लिए काम का होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नोट काम का, या फिर नोट कंसिडरेबल, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा। ठीक है, तो नॉट कंसिडर, यहाँ पे कंसिडर होगा ही नहीं। अब आ जाओ जेड एक्सिस पे। अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो ऐसे बना लेना जेड एक्सिस को। कैसे बना लोगे? जेड एक्सिस को ऐसे बना लेना। और O2 के कैसे बनाओगे? इस पे ऐसे बनाओगे, यहाँ पे और यहाँ पे। सही है, तो बताओ क्या तुम रोटेट करके इसके इधर और इसको इधर लेके आ सकते हो या नहीं लेके आ सकते हो? आंसर यस, लेके आ जा सकता। तो इसका मतलब जो O2 का रोटेशन है ना वो कितने एक्सिस पे ही वैलिड है? या तो जेड एक्सिस पे है या फिर वाई एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पर मेरे लिए कोई काम का है ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इस रोटेशन को। इसी वजह से ये जो रोटेशनल मोशन है ये एक्सिस पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। यही मैंने तुम्हें समझाया कि ये अबाउट शब्द है ना, इसका क्या मतलब है? अबाउट शब्द का मतलब है मुझे रोटेशन होता हुआ दिखाई देना चाहिए, जैसे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ रोटेशनल मोशन। लास्ट में आ गया मेरा वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा मोशन आ गया है? वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा आ गया है? वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? ये भी एक प्रकार का मोशन होता है जो कैसे होता है? टू एंड फ्रो होता है। टू एंड फ्रो का मतलब भी समझाऊंगा मैं तुम्हें।
टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पाथ, कौन से पाथ के अराउंड, अबाउट इट्स मीन पाथ। ये तुमने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम क्या होता है, मान लो यहाँ पे जोड़ रखा तुमने पेंडुलम, यहाँ पे पेंडुलम है और इस प्रकार जोड़ रखा तुमने वो, ठीक है, यहाँ पे ये इसका कौन सा हो गया, मीन हो गया है, ये क्या हो गया, मीन है। जैसे बताओ ये वाला कौन सा मोशन शो करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन शो करता है ना, कैसे करेगा ये अगर तुम इस बॉब को पकड़ के अगर तुम यहाँ पे लेके आओगे तो ये अपनी यहाँ वाली पोजीशन कौन सी होंगी, एक्सट्रीम पोजीशन होंगी। तो क्या होगा, जैसे इधर लेके आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे छोड़ोगे ना तो ये वापिस गया यहाँ पे, मीन पोजीशन को पास करके कहाँ पे चला जाएगा, उधर अपनी एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार के मोशन जो मीन पाथ से होके लेफ्ट में जाते हैं या फिर कहाँ पे जाते हैं, राइट में जाते हैं, इस प्रकार के मोशन कौन से मोशन कहलाते हैं, वाइब्रेशनल मोशन कहलाते हैं। कौन से मोशन कहलाते हैं, वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्या समझा है कि जो मेरा मोशन होगा ना, कोई भी पार्टिकल चलेगा वो तीन प्रकार का मोशन शो करेगा। मोशन ऑफ पार्टिकल, कौन सा, मोशन ऑफ पार्टिकल। तो कितने प्रकार का हो जाएगा, तीन प्रकार का पढ़ा है तुमने, फर्स्ट और सेकंड और कौन सा, थर्ड। फर्स्ट कौन सा पढ़ा है बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, समझ में आ गई। दूसरा कौन सा हो गया है, रोटेशनल मोशन, कौन सा हो गया है, रोटेशनल मोशन। और लास्ट में कौन सा हो गया है, वाइब्रेशनल मोशन, कौन सा हो गया है, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, अब बताओ मोशन, जब भी मोशन होगा तो मोशन किसकी टर्म में देखा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में ना। और काइनेटिक एनर्जी को या तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, या फिर कई बार है ना बुक्स में इसको है ना सिंपल ई से लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को के ई से ही दिखाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, तो इसकी वजह से ट्रांसलेशन मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली। यहाँ पे कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली। और यहाँ पे कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल वाली। समझ में आ गई बातें। तो इसका मतलब जब भी, तो यहां से इसका मतलब क्या समझा, तुम ध्यान से समझो। जैसे ही तुमने कंटेनर लिया, जैसे ही तुमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, कोई खुद से टकरा रहा है, कोई इससे टकरा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या कर रहे हैं, मोशन शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मोशन शो कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, ये मोशन क्यों शो हो रहा है, यही तो काम की बात है जो मैं तुम्हें कनेक्ट कराना चाहता हूँ शुरुआत वाले लेक्चर से। क्या हो रहा है, जैसे ही बाहर से इसे एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, इनकी एनर्जी दोगे तो एनर्जी सराउंडिंग से, जैसे ही तुम एनर्जी इसको प्रोवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अरे इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे इंक्रीज होगी तो पार्टिकल चलेंगे। अब सवाल है, ये एनर्जी तीन हिस्सों में बटेगी। पहली तो किस में, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में, दूसरी किस में, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में, और तीसरी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल में। तो अब तुम्हें यही तो देखना पड़ेगा ना कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन के हिस्से में कितनी आई, रोटेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, और वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है। समझ में आ रही बातें। तो हमें तीनों निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालनी पड़ेंगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली भी निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी हमें रोटेशनल वाली भी निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी किस वाली निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी किस वाली, वाइब्रेशन वाली निकालनी पड़ेगी। और जब ये तीनों निकल जाएंगी तभी तो हमारी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी कैसी आ जाएगी, टोटल आ जाएगी। तो यही तो हमें निकालना था, जिसको हमने किससे दिखाया था, ऐसे दिखाया था, यू के ई से दिखाया था। तो हमें यू के ई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन वाली। समझ में आ गई बातें तुम्हें, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है,
अब फटाफट से इनको निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकलेंगी ये। ठीक है, कई बार इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं पहले बोल चुका हूँ। काइनेटिक एनर्जी को कई बार ना ईवी से दिखा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एट वाइब्रेशन वाली को ईवी से दिखा देते हैं, इसको रोटेशन वाली को ईआर से दिखा देते हैं, ट्रांसलेशनल वाली को ईटी से दिखा देते हैं। तो ऐसी कोई घबराने की जरूरत है नहीं, समझ में आ गया। अब सवाल है, अगर मुझे है ना क्या निकालना है, ध्यान से समझना, यही टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी किस वाली निकालनी है, ये, अगर मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली, एंड अगर मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी किस वाली, वाइब्रेशन वाली, तो ये तीनों निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है उसका नाम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से निकाली जा सकती है ये, किसकी मदद से निकाली जा सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे एक लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो तुम्हें समझ में आया डिग्री ऑफ फ्रीडम की नीड क्या थी, इसकी क्या जरूरत पड़ी। ये तुम्हें काइनेटिक एनर्जी अलग अलग मोशन के अकॉर्डिंग निकाल के दे देगा, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी आ जाएगी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी वाली। और जैसे ही टोटल काइनेटिक वाली निकल गई ना, तो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी निकल जाएगी वहां से। और हमारा फाइनली थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी निकालने का ही काम होता है। समझ में आ रही बातें। तो शुरुआत करते हैं बेटा अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किसे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, एफ से। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। क्या होता है, आजादी। आजादी कितनी, एक पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की आजादी होती है। और किसके अकॉर्डिंग जाएंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पे, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। तो ऐसे समझ लो, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, तुम्हारे पास कितने प्रकार के कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 प्रकार के, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया एंड जेड हो गया। जो किस लिए यूज किए जाते हैं, यूज्ड टू डिस्क्राइब, यूज टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब करने के लिए, यूज टू डिस्क्राइब डायनेमिक मोशन ऑफ पार्टिकल। डायनेमिक मोशन ऑफ पार्टिकल, डायनेमिक मोशन ऑफ पार्टिकल को शो करने के लिए दिखाए जाते हैं। तो तुम्हारे पास कितने प्रकार के कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट होते हैं। डायनेमिक मोशन का मतलब एक जगह से दूसरी ले जाने वाला। अब तुम्हारे लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल भी काम की नहीं है, जो काम की है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। ठीक है, ध्यान से समझो। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, 3 प्रकार का। क्योंकि हमारे पास मोशन भी 3 प्रकार के हैं, तो इसी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है ना 3 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी, एक तो होगी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम दिखाएंगे एफ और नीचे लिख देंगे टी। समझ में आ गई बात। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम किसे दिखाएंगे, टी सॉरी एफ आर से। और लास्ट होगा वो कौन सा होगा बेटा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सा होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम किसे दिखाएंगे, एफ वी से। समझ में आ गई बातें। तो अब आते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू रोटेशनल मोशन। किसकी वजह से होगा बेटा, रोटेशनल मोशन की वजह से। ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। समझ रहे हो तुम। अब लास्ट बच गया
टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या हो गया? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो टोटल डिग्री फ्रीडम होता है वो क्या होता है? 3 इंटू एन होता है। 3 गुणा में एन है। एन क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल, कितनी संख्या में पार्टिकल हैं। जैसे उदाहरण दे दूं मैं तुम्हें, जैसे नियोन है, नियोन में कितने पार्टिकल है? एक ही है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे इसके? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे बेटा? 3 गुणा 1 और कितना हो गया? वो 3 ही हो गया है। अगर मैं बात करूं O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? बताओ कितने पार्टिकल है इसमें? साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कितने हैं? 2 हैं। तो बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार तुम SO2 गैस के अंदर भी देख सकते हो। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर कैसा हो जाएगा? बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने इसमें? 2 तो ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है। तो टोटल कितने हैं? 3। तो 3 इंटू 3 9। समझ में आ रही है बातें? तो इस प्रकार देखते हैं। समझ में आ रही बातें तुम्हें? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं हम। अब तुम ध्यान से समझो, हमें यहाँ पे एक लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉ। उसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे लिख लो, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे तुम ट्रांसलेशनल निकालो, चाहे तुम रोटेशनल निकालो, चाहे तुम वाइब्रेशनल निकालो, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम को ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम को, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसको उसके हिस्से में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? ये कहता है हाफ KT। या फिर तुम इसको दूसरे मॉलिक्यूल की टर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिख दोगे? हाफ RT कंट्रीब्यूशन आएगा। कितना आएगा? हाफ RT। अपने काम का यही रहेगा, हाफ RT। ठीक है, मतलब कहने का मतलब प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम को ना तुम किससे गुणा करोगे? हाफ RT से गुणा करोगे, तभी तुम क्या निकाल पाओगे? टोटल क्या निकाल पाओगे? एनर्जी निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे? एनर्जी कैलकुलेट कर पाओगे। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से समझो। लेट्स सपोज तुमने किसी के लिए क्या निकाल लिया है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और तुम्हें इससे क्या निकालना है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो बताओ इसको किससे गुणा करोगे? हाफ RT से गुणा कर दोगे, तब तुम्हारी क्या आएगी? ये आएगी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बातें? उसी प्रकार अगर तुमने रोटेशनल निकाल लिया ना, उसको भी किससे गुणा करोगे? हाफ RT से गुणा करोगे, तब तुम्हारी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल आएगी। समझ में आ गई बात? बट याद रखना, नोट करके लिख लो, जो वाइब्रेशनल होता है ना बेटा, वाइब्रेशनल VIBRATIONAL, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना बेटा, वो क्या होता है? ध्यान से समझो तुम, उसमें ना कंट्रीब्यूशन हाफ RT नहीं आएगा, इसका डबल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? RT आएगा। कितना आएगा? RT आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल पेंडुलम वाला होता था ना, ये मीन पोजीशन के अबाउट, अगर वो इधर से एक्सट्रीम गया या फिर वापस इधर से एक्सट्रीम गया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, और चल रहा तो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी हाफ कंट्रीब्यूशन आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से भी क्या आएगा? हाफ RT आएगा। और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? RT आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? RT हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? अगर तुम्हारा कहीं पे वाइब्रेशनल आ जाए ना, उसको कितने से गुणा करना है? RT से गुणा करना है, तब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आएगी वाइब्रेशनल वाली। समझ में आ गई बातें? तो अब अलग अलग मॉलिक्यूल में हम इन डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालते हैं और उससे गुणा कर देते हैं हाफ RT से, तो हमारी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब तो ज्यादा बचा ही नहीं है,
जल्दी से ही खत्म हो जाएगा अब तो ये, ठीक है। ध्यान से समझो तुम, ध्यान से समझो, ठीक है। अब मैं अलग अलग केस में कैसे निकालते हो तुम उनको समझा रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो पहले उदाहरण होते हैं मोनो एटॉमिक के। किसके होते हैं बेटा? मोनो एटॉमिक के। मोनो एटॉमिक के लिए कैसे तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे? तीन प्रकार के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले जा सकते हैं इसके लिए। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मोनो एटॉमिक के उदाहरण समझाओ। जैसे नोबल गैस होती हैं, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, तो तुम बताओ, अगर मैं हीलियम को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाऊंगा, ठीक है ना, एक्सिस के अलोंग, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन ना। तो बताओ, क्या हीलियम को इधर से इधर एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे लेके जाया जा सकता, पकड़ के इधर आराम से लेके जाया जा सकता है? बताओ, क्या इसको दूसरी एक्सिस के अलोंग लेके जाया जा सकता है इधर से इधर? बिल्कुल। क्या इसको इस एक्सिस के अलोंग लेके जाया जा सकता है? आंसर यस। तो बताओ, इस मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल कितने होंगे? ट्रांसलेशनल मोशन तीन प्रकार के होंगे, तीनों डायरेक्शन में होंगे, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? तीन ही हो जाएगा। जितनी एक्सिस के अलोंग लेके जाया जा सकता उतने ही हो जाएंगे। तो बताओ, अब बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे इनके लिए? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल कैसे निकालते थे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने निकालते थे? 3 × n ना। तो 3 × n, तो और n कितना है इन सबके केस में? 1 है। तो बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 3। तो इसका मतलब, और तीनों के तीनों किसके हिस्से में आए? ट्रांसलेशनल के। तो इसका मतलब रोटेशनल भी कितना हो जाएगा? 0। वाइब्रेशनल भी कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गई बातें? तो ये तो हो गया इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? ट्रांसलेशनल वाली। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? रोटेशनल वाली। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? वाइब्रेशनल वाली। बोलो 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 बोलो, कैसे निकालोगे? 3 गुणा में किससे गुणा कर दूंगा? हाफ आर टी से। इसको तो 0 गुणा हाफ आर टी, और इसको कितने से गुणा कर दूंगा? 0 × आर टी। सही है। तो तुम बताओ, जो तुम्हारी टोटल काइनेटिक एनर्जी, या फिर जिसको तुम U × T कहते थे, वो कितनी आ जाएगी? 3 कितनी आ जाएगी? 2RT। 3/2RT आ गया है। कितना आ गया? 3/2RT। तो बताओ, अब तुम्हारी टोटल एनर्जी कैसे आएगी? U = U × T प्लस U0 ना। तो बताओ, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा? U = यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/2RT प्लस U0। तो ये हुई तुम्हारी इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया? बोलो बेटा। तो मोनोएटॉमिक में इसी प्रकार निकालना है तुम्हें। अब आ जाओ डायाटॉमिक। डायाटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक भी कह सकते हो तुम इसको। डाया एटॉमिक। डाया एटॉमिक के उदाहरण बताओ। जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, जितने भी हैलोजन हो गए, एक्सेट्रा। तो बताओ, इनमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6। बताओ, तो पहला तो हमें निकालना है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बताओ, क्या मैं इस N2 को एक उदाहरण मान लेता हूँ, क्या इस एक्स एक्सिस के अलोंग एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है? इधर भी लेके जाया जा सकता है और इधर भी लेके जाया जा सकता है। तो बताओ ट्रांसलेशनल कितने रहेंगे? याद रखना बेटा, ट्रांसलेशनल चाहे कोई भी हुआ, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, वो हमेशा ही कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। अब आ जाओ कौन सा? रोटेशनल। तो तुम बताओ, नाइट्रोजन कैसा होता है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ना। तो अब इसके अंदर से है ना, एक्सिस को खींच दो, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक्सिस खींच दो। बताओ, क्या अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग इसको पढ़ने जाऊं,
तो क्या बताओ इसका रोटेशन मेरे लिए काम का होगा? आंसर नहीं, ये तो ऐसे ही घूमता रहेगा बस ऐसे, और ऐसे घूमता रहेगा तो मुझे ऐसा ऐसा रोटेशन मेरे कोई काम का ही नहीं होगा। मुझे तो कैसे वाले चाहिए, इस एक्सिस के है ना जो अबाउट घूम सके। ये तो अबाउट नहीं घूम रहा है, अलोंग घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ वाला एक तो ये वाला एक्सिस वाला हो जाएगा, एक ये वाला। तो तुम बताओ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। बचा कौन सा? वाइब्रेशनल। तो बताओ टोटल कितना था? 6। इनमें से ये दोनों का सम कितना आ गया है? 5। तो बचा कितना इसके हिस्से में? 1 बचा है। तो अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी कौन सी? ट्रांसलेशनल वाली। काइनेटिक एनर्जी कौन सी? रोटेशनल वाली। काइनेटिक एनर्जी कौन सी? वाइब्रेशन वाली। बताओ 3 को किससे गुणा करूंगा? हाफ आर टी से। सही है। 2 को किससे गुणा करूंगा? हाफ आर टी से। और 1 को किससे गुणा करूंगा? आर और टी से। तो बताओ क्या हो जाएगा? 1.5 आर टी। लाइन पता नहीं कैसे आ जाती है बेटा, इसको मैं साफ करता हूँ एक बार। ये सारा ही साफ हो गया, इसको फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये कितना आ गया था? 3 इंटू में हाफ आर टी। तो बराबर क्या आया था? ऐसे लिख लो, 3/2 आर टी आ गया। ये कितना आ गया है? आर टी आ गया है। और ये कितना आ गया है? आर टी। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे यू टोटल, ठीक है, कितना आ जाएगा? यू टेम्परेचर या टोटल कितना आ जाएगा? बताओ, तीनों को जोड़ दो। आर टी, अरे सही है, 2 आर टी हो गया। और 2 आर टी में ये जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये डेढ़ होता है ना, 1.5। और 1.5 में ये जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3.5। 3.5 को 7/2 आर टी भी लिखा जा सकता है। तो बताओ यहाँ से ये तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी आई, और बताओ तुम्हें इंटरनल एनर्जी निकालनी, तो क्या लिख दूंगा? 7/2 आर टी प्लस यू नॉट लिखा जा सकता है। समझ में आ रही बातें? समझ में आ गई बातें बेटा? लास्ट बचते हैं मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और इसके अलावा कुछ भी। ऐसे लिख लो पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में 2 प्रकार के केस हो सकते हैं। पॉलीएटॉमिक में 2 प्रकार के केस हो सकते हैं। पहला, या तो तुम्हारा मॉलिक्यूल कैसा मिल जाए तुम्हें? लीनियर। या फिर तुम्हारा मॉलिक्यूल कैसा मिल जाए? नॉन लीनियर। क्या मिल जाए? लीनियर मिल जाए या नॉन लीनियर। तो एक एक केस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। लीनियर, लीनियर के बताओ उदाहरण कौन से होंगे? जैसे CO2 गैस हो गई ना, अरे सही है, CO2 गैस हो गई ये, और नो CO2 गैस हो गई पहला। ये सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तुम लीनियर नॉन लीनियर तो पहचान लोगे ना भाई, हाइब्रिडेशन से पता लग जाता है कौन लीनियर है और कौन नॉन लीनियर है। ठीक है, ध्यान से समझो कैसे निकालोगे। इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बेटा? 3। 3 और गुणा में कितने एटम है? 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया है? 9 हो गया है। बताओ, ट्रांसलेशनल तो हमेशा ही 3 होते हैं। बचा कौन सा? रोटेशनल। रोटेट, पहले तो चित्र बनाओ इसका। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। बताओ क्या इस एक्सिस के अलोंग अगर तुम इसको रोटेट करोगे तो क्या ये वाला ऑक्सीजन इधर और ये वाला इधर हो जाएगा? और ये हमें होता हुआ भी दिखेगा। आंसर है यस। तो इसका मतलब एक एक्सिस के अलोंग बन गई बात। बताओ क्या तुम इसको ऐसे बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? इस जेड एक्सिस के अलोंग बताओ, इसको घुमाओगे तो क्या ये और ये एक दूसरे के साथ रोटेट हो जाएंगे? आंसर है यस। बट बताओ, पर क्या तुम अगर ऐसे वाला देखने लग जाओ जो इसके मध्य में से जा रहा है इस प्रकार, तो बताओ क्या ये वाला कंसीडर होगा? आंसर नहीं। तो इसका मतलब रोटेशनल कितने होंगे? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 2। और बताओ लास्ट बचा वाइब्रेशनल। इन दोनों को 9 में से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 5। 5 और 5 9 में से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4। समझ में आ गया? तो यहाँ से तुम क्या निकाल दोगे? यहाँ से अब क्या निकल जाएगी? तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी ट्रांसलेशनल वाली। यहाँ से क्या निकल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली।
और यहाँ से क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी वाइब्रेशनल वाली। समझ में आ रही बातें, क्या आ जाएगी, वाइब्रेशनल वाली। और कितनी आ जाएगी, साफ साफ पता है, 3 इंटू हाफ आर टी, तो 3/2 RT हो गया है। 2 इंटू हाफ आर टी, ये भी समझ में आता है तुम्हें। अगला कौन सा हो जाएगा, 4 इंटू आर टी हो जाएगा, हाफ आर टी मत लिख देना। और इन दोनों तीनों को सम कर दोगे तो टोटल आ जाएगी, और उससे तुम इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो था किसका केस, लीनियर का। तो लीनियर के केस में ना एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, लीनियर मॉलिक्यूल आ जाए ना, उसके केस में ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 होंगे, रोटेशनल हमेशा 2 होंगे। समझ में आ गई बातें, ट्रांसलेशनल हो गया, रोटेशनल। पर जो वाइब्रेशनल होंगे ना बेटा, वाइब्रेशनल, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 3n में से किसको माइनस कर दूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा ना, तो बन जाएगा 3n माइनस 5। अभी तो यही तो किया तुमने, 9 था ना, 3 इंटू 3 था वहां पे, 9 में से 5 किया था तो 4 आया था, तो इसी प्रकार किया था तुमने। अब आ जाओ नॉन लीनियर का केस। सेकंड केस कौन सा है, नॉन लीनियर का केस था बेटा। नॉन लीनियर का उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है SO2, दूसरा अमोनिया, इस प्रकार के मीथेन हो गए, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल ना, और ये कैसा होता है, बेंट शेप होता है। तो ये लीनियर कहाँ से हो गए भाई, समझ में आ गया, हाइब्रिडेशन से पता लग जाएगा ना। तो बताओ अब इनके लिए बनाओ, याद रखना ट्रांसलेशन तो हमेशा 3 होंगे चाहे कोई भी आ जाए। रोटेशनल यहाँ पे बताओ कैसे, बताओ ध्यान से, इसका चित्र इस प्रकार होता है SO2 का। तो एक एक्सिस इसके अंदर से जाने दो, बताओ जैसे इसको घुमाओगे तो ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कंसिडरेबल है। दूसरा घुमाओ, दूसरा घुमाओ, इसके अंदर से S डबल बॉन्ड O, और इधर से, अब इधर से जाने दो, बताओ ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, ये भी इधर आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला कंसिडरेबल है, और Z एक्सिस वाला भी। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा पहली बार क्या हुआ है, रोटेशनल कितना हुआ है, 3 हुआ है, और वाइब्रेशनल कितना, टोटल में से क्या माइनस कर दो, टोटल कितना है 3n, 3n में से किसको माइनस कर दो, 3 माइनस 3 6 को, तो ये आ गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से तुम यहाँ से कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली, यहाँ से कौन सी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली, यहाँ से कौन सी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल वाली। समझ में आ गई बातें, तो आराम से निकाल सकते हो तुम। समझ में आ गई बातें, तो अब हम चार्ट बना लेते हैं इसका, वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चार्ट बना लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का अलग अलग में। मोनो एटम, पहले तो इधर लिख देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सही लाइन खींच रही है, हाँ। इधर मैं लिख लेता हूँ मोनो एटॉमिक पार्टिकल है, मोनो एटॉमिक जो भी है। इधर लिख लेता हूँ मैं डाई एटॉमिक के लिए क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाई एटॉमिक के लिए। और इधर इन दोनों को छोड़ के चाहे कुछ भी आ जाए, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। और पॉली एटॉमिक में पहला केस लीनियर वाला, और दूसरा केस कौन सा होगा पॉली एटॉमिक में, नॉन लीनियर वाला। कौन सा होगा, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर वाला, कौन सा हो जाएगा बेटा, नॉन लीनियर वाला केस। अब बताओ, ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 3 3 और 3, ये तो चेक ही नहीं करना, देखते ही 3 हो जाएगा। दूसरा वाइब्रेशनल, सॉरी रोटेशनल, इधर तो कोई रोटेशन नहीं होगा, एक ही एटम, उसका काहे का रोटेशन। इधर कितने हो जाएंगे, 2, इधर भी कितने हो जाएंगे 2, और इधर कितने हो जाएंगे 3। बचा वाइब्रेशनल, इधर तो कोई होगा ही नहीं, इधर भी कौन, इधर भी क्या होगा, 2 ही एटम थे ना, 2 ही एटम में से कैसे निकालते हो, 3n-5 ना, तो आराम से निकाल सकते हो इसको। ठीक है, माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लो 3n माइनस कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 3n माइनस 5, इधर भी कितना हो जाएगा 3n माइनस 6 हो जाएगा। तो ये वाले हैं, और इधर से फटाफट से तुम सारे सवाल कर लोगे फिर। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ गई ना बातें, हाँ।
ध्यान से समझो। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीजों को, फटाफट से लिख लेते हैं। यहाँ पे तो हम लिख लेंगे एग्जाम्पल, और तुम फटाफट उत्तर बोलते जाना मेरे को। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ट्रांसलेशनल, सही है। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, रोटेशनल, सही है। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, वाइब्रेशनल, सही है। अगले में क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे निकलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, कौन से वाली, ट्रांसलेशनल वाली, सही है। यहाँ पे कौन सी लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल वाली, सही है। अगले वाली कौन सी निकलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल वाली, सही है। और लास्ट में हम कौन सी निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये जिसको हम किसे दिखाया था, U इंटू टी, या U गुणा में T। अरे सही है। तो फटाफट से उदाहरण लिखते जाओ। इधर लिख दिया मैंने नियोन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन। तीसरा लिख दिया मैंने यहाँ पे मीथेन। फोर्थ लिख दिया मैंने अमोनिया गैस, ठीक है। अगला लिख दिया मैंने CO2। तो फटाफट बताओ इनके केस में। देखो ट्रांसलेशनल तो कभी देखना ही नहीं है, इनकी 3 हो जाएगी, वो तो सिंपल सा है। अब तुम देखो ये कौन सा है, मोनोएटॉमिक है, तो ये 0, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ ये कितनी आ जाएगी, 3 गुना हाफ आर टी ना। धीरे धीरे चलो कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा। ये हो जाएगा 0 गुना में हाफ आर टी 0, और ये 0 गुना आर टी 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल, 3/2 आर टी, खत्म पहला। इधर कितना आ जाएगा, अब तुम बताओ यहाँ पे कितने हैं, 2 है ना, तो 2 वाले में 2 ही होती है। और यहाँ पे कितने बचे हैं, तो अब ये दोनों है, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल में से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल तो तीनों होती है ना, तीनों। तो बताओ कैसे निकालोगे, टोटल कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, 1 आ गई। तो इधर कितना आ जाएगा, 3/2 आर टी। इधर कितना आ जाएगा, 2/2 आर टी। इधर कितना आ जाएगा, 1 गुना आर टी, मतलब आर टी आ जाएगा। और इन यहाँ पे टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, 1 2.5 और 3, 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 आर टी। इधर कैसे निकालोगे, इधर कितने हैं, ये कैसा है, पॉलीएटॉमिक है। और पॉलीएटॉमिक कौन सा केस है, लीनियर या फिर नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर का केस है। और नॉन लीनियर का केस है तो इसका मतलब इसके लिए कितने होंगे, 3 होंगे। अब इसको गुणा करो, कितने एटम है यहाँ पे, 4 और 1 है 5, 5 दिए 15, 15 में से कितने गए हैं, 6, तो कितने बचे, 9, सही है ना। तो कैसे लिखोगे, 3/2 आर टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2 आर टी, समझ में आ गया। इधर कितना हो जाएगा, 9 इंटू आर टी। तो ये कितना हो गया है, कितना हो गया है, 1.5 और 1.5 3, 3 और 9 कितने हो गए हैं, 12। तो इसका मतलब कितना हो गया है, 12 आर टी हो गया है। समझ में आ गई बातें। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये भी पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का केस है, तो 3 ये। अब यहाँ पे टोटल देखो, 3 ये और 1 4, 4 थी 12, 12 में से 6 गए 6, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3/2 आर टी, 3/2 आर टी, कितना हो जाएगा, 6 आर टी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1.5 और 1.5 कितना हो गया, 3, 3 और 6 कितने हो गए, 9 आर टी। समझ में आ गई बातें। अब आ जाओ इधर, इधर कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, फटाफट बोलो। ये लीनियर का केस है, लीनियर के केस में 2 ही रोटेशन होंगे, 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब एटम कितने हैं, 2 3 6, तो 3 है ना, 3 3 9, 9 में से 5 गया 4, तो इधर बचा 3/2 आर टी। इधर कितना बचा, 2/2 आर टी। इधर कितना बचा, 4 आर टी। तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 1.5 कितना हो गया है, 5 और 1.5 कितना हो गया है, 6.5, 6.5 का मतलब 13/2, कितना हो जाएगा, 13/2। समझ में आ गई बातें। तो इस प्रकार से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें एनर्जी का मामला समझ में आ गया होगा बेटा, समझ में आया ना। तो बहुत ही आसान चीज है। तो देखो शुरुआत से हमने क्या पढ़ा था, हम इंटरनल एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हम किससे दिखाया था, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, U इज इक्वल टू U
काइनेटिक एनर्जी प्लस यू नॉट। समझ में आ गया? चाहे कौन से तरीके से लिख दो, कोई इतनी दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ से हमने अब तक क्या निकाला है इसमें? अब तक हमने निकाला है बेटा इसमें ये वाला पोर्शन निकाला है, ये वाला निकाला है। और जैसे ये पता लग गया प्लस यू नोट लिख दूंगा तो ये आ जाएगी इंटरनल एनर्जी। इसको तुम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ये निकाला है अब तक हमने। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब हमें यहाँ से क्या पता लग जाएगा? U पता लग जाएगा। U इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी। दिस वन इज ए इंटरनल एनर्जी। ओके, समझ में आया ना बात? फंडा क्लियर है यहाँ पे? अब सवाल है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्यों तुम इतना इस U को निकालने पे फोकस कर रहे हो? क्योंकि लास्ट क्लास याद करो, तुमने क्या पढ़ा था? हीट कैपेसिटी पढ़ा था। हीट क्या पढ़ा था? कैपेसिटी पढ़ा था बेटा। समझ में आ रही बात है? जिसको हमने C से दिखाया था। ठीक है, अगर मैं उसको स्मॉल चेंज की टर्म में लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा मैं उसको? dq डिवाइड बाई dt लिखा जा सकता है। सही है। अब ये दो रास्तों पे बताई जा सकती थी, पहला रास्ता और दूसरा। एट कांस्टेंट प्रेशर तो क्या हो जाएगा? dq डिवाइड बाई dt और इनटू में क्या हो जाएगा? p। या फिर इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूं मैं? dq की जगह पे क्या लिख दूंगा? h लिख दूंगा। याद करो एंथैल्पी, t डिवाइड बाई p। सही है। दूसरा तरीका क्या था? cv इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई dt और इनटू में सॉरी यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से du डिवाइड बाई dt लिखा जा सकता है। समझ में आया? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ से है ना तुम, अगर तुम्हें अब तुम बताओ तुम्हारे पास यहाँ से क्या आ सकता है? अगर मान लो ऊपर से तुम्हारा क्या आ गया है? u निकाल लिया तुमने। क्या निकाल लिया है? यहाँ से आ गया तुम्हारा u। बताओ क्या तुम इस u को यूज करके तुम इसको यहाँ पे रख सकते हो और यहाँ पे रख सकते हो? तो देखो ये वाला पोर्शन कौन सा है? डिफरेंशिएशन है। और ये आ गया तो इससे क्या आ गया? ये आ गया और ये आ गया। तो बताओ, एक तुम्हारा पास रिलेशन होता था Cp माइनस Cv। क्या होता था? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। ये तो था n मोल के लिए। एक मोल के लिए लिखना तो क्या लिखते थे? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो इसका मतलब यहाँ से Cp भी आ जाएगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस था। अब मैं इसको निकालना समझाता हूँ तुम्हें कैसे। ध्यान से समझो कैसे निकालते हैं। कर्सर कहाँ पे है? ये रहा कर्सर। ठीक है, एक उदाहरण से समझाता हूं मैं तुम्हें। लेट्स सपोज मेरे को ना CV निकालना है। क्या निकालना है? CV कैलकुलेट करना है। CV कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसके लिए कैलकुलेट करना है? लेट्स सपोज वो हीलियम के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? तुमसे या CV पूछ ले या तुमसे पूछ ले, बताओ। Cp डिवाइड बाई CV, जिसको तुमने क्या बोला था? गामा बता दो। किसके लिए? हीलियम। हीलियम का मतलब मोनो एटॉमिक के लिए। तुम आराम से बता सकते हो। कैसे? इसको आंसर करते हैं कैसे? बताओ हीलियम कैसी है? मोनो एटॉमिक है ना। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल वाला 0, रोटेशनल वाला सॉरी ट्रांसलेशन वाला 3, रोटेशनल वाला 0, वाइब्रेशन वाला 0। तो यहाँ से तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है? ट्रांसलेशनल वाली। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली कितनी आ गई? यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल वाली कितनी आ गई है? समझ में आ रही बातें? बताओ कितनी आ जाएगी? 3/2RT। ये तो 0 हो जाएंगी। तो बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई यहाँ से तुम्हारी? काइनेटिक एनर्जी, या इसको तुम U इंटू U ब्रैकेट में T भी लिख सकते हो। कितनी आ गई है वो? 3/2RT आ गई। बन गई बातें? समझ में आ गई बातें? अरे सही है। तो बताओ क्या तुम्हारा यहाँ से इंटरनल एनर्जी आ गया? कितना आ गया? 3/2RT प्लस U नॉट। आ गया समझ में? ये आ गई तुम्हारी इंटरनल एनर्जी। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है CV का। CV का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बताओ। D डिवाइड बाई dt लिख दूं और यहाँ पे ऊपर U होता है, U की जगह पे सारी वैल्यू रख सकता हूँ। 3/2RT प्लस U नॉट। अरे सही है। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर दो ना। तो एक बार ये इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो ये दोनों, ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा?
हम देख रहे थे कि यहाँ पे क्या था हमारा जो CV था ना वो कैसे निकालते थे हम d/dt और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3/2 RT प्लस d/dt और इधर आ जाएगा U0। ये तो एक कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। और इसका कैसा आएगा डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा 3/2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और r भी एक कांस्टेंट हो बाहर आ गया, तो ये क्या बचा dt/dt, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ से आ गया हमारा CV। तो ये तो आ गया तुम्हारा CV। अब आ जाओ इसी के लिए तुम्हें अगर CP निकालना तो कैसे निकालोगे, बाय द रिलेशन। कैसा क्या रिलेशन होता है वो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो क्या बन जाएगा CP इज इक्वल टू R प्लस CV। तो जोड़ दो R प्लस 3/2 R। तो यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2R प्लस 3R क्या हो जाएगा 5R/2। ये क्या आ गया है बेटा CP आ गया है, क्या आ गया है CP 5R/2। तो ये तुम्हारा क्या आ गया इसके लिए CP आ गया। अगर तुम्हें मान लो इसका रेशो निकालना तो कैसे निकालोगे, CP डिवाइड बाई CV इज इक्वल टू गामा, तो रख दो वैल्यू C ना 5R डिवाइड बाई 2, 3R डिवाइड बाई 2, तो 2 से कटा 2, R से कटा R, तो क्या आया है 5/3 आया है। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हारी डेसिमल में भी आ जाएगी। तो ये इसके लिए रिलेशन है, तो तुम किसी के लिए भी निकाल सकते हो CP और CV। यही इसका यूज था, यही इसका क्या था यूज था। ठीक है, अब हम लास्ट बात देख लेते हैं, लास्ट बात देख लेते हैं हमारी इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। क्या हो गया U इज इक्वल टू, ये क्या था UT प्लस U0, और ये वाली कौन सी थी काइनेटिक एनर्जी वाली थी। कौन सी थी बेटा काइनेटिक एनर्जी वाली थी। तो बताओ अब मैंने तुम्हें बोला था ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वो क्या होती है, इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। क्या होता है इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है बेटा ये निर्भर करती है। और जब ये टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है ना तो इसका मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे ये अलग अलग होगी। तो बताओ अगर मान लो मैं T1 टेम्परेचर पर देखूं तो क्या बन जाएगी U1 बन जाएगी, और उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, यहाँ पे T1 लिख दूंगा प्लस U0, ये तो एज इट इज ही रहेगा। अगर मैं बताओ T2 टेम्परेचर पर देखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा U2 इज इक्वल टू U और यहाँ पे T2 प्लस T1। तो तुम्हें पता है आराम से क्या होता है, ये क्या होता है इंटरनल एनर्जी क्या होती है एक स्टेट फंक्शन होता है, और स्टेट फंक्शन होता है तो इसका मतलब दोनों स्टेट के बीच में डिफरेंस निकाला जा सकता है। क्या बन जाएगा U2 माइनस U1, क्या बन जाएगा U2 माइनस U1। और दूसरा तुम इसकी जगह पे U2 की जगह पर U1 की जगह पे वैल्यू भी रख सकते हो, क्या बन जाएगा U T2 माइनस U T1। ऐसे ये एक रिलेशन बन जाएगा। इसको तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्या डेल U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सेकंड माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। तो ये था तुम्हारा आज का सारा इंटरनल एनर्जी से जुड़ा हुआ लेक्चर। बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद।